हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्लस्टर हेडेक एक तरह का सर दर्द होता है और जिन लोगों को दोस्तों होता है बहुत परेशानी देने वाला होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि क्लस्टर हेडेक के मैनेजमेंट के लिए दोस्तों किस तरह की क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस बनाई गई हैं। दोस्तों 2023 में यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने कुछ एक सेट ऑफ गाइडलाइंस निकाला है कि क्लस्टर हेडेक अगर किसी को है तो किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से मेडिसिन देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें डॉक्टर्स किस तरह की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह से क्लस्टर हेडेक का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाना चाहिए। दोस्तों, साथ साथ में किस तरह से क्लस्टर हेडेक की जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि हेडेक का अटैक ना पड़े, इस तरह वाला जो इलाज दिया जाता है हेडेक पड़ने के पहले, उसके बारे में भी दोस्तों जो भी गाइडलाइंस में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, क्लस्टर हेडेक के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से डिटेल में बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे सिम्टम्स वगैरह के बारे में ठीक से समझाया है, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको क्लस्टर हेडेक के बारे में ठीक से आइडिया नहीं है तो। दोस्तों, अगर क्लस्टर हेडेक है आपको और आपको मैनेजमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता है, फिर ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, इसे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में समराइज़ कर दूँ, क्लस्टर हेडेक में होता क्या है कि सर के एक तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, स्पेशली आँख के अंदर की तरफ या आँख के चारों तरफ। प्लस इसमें दोस्तों आँख के सिम्टम्स भी आते हैं, मतलब आँख के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस या लाली हो सकती है, आँख से बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है। साथ साथ दोस्तों हो सकता है कि जिस तरफ सर दर्द हो उस तरफ की नाक में बहुत ज़्यादा अंदर से स्टफीनेस हो जाए, मतलब कि ऐसा लगे कि नाक अंदर से बिल्कुल भर गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या उस तरफ पसीना बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, क्लस्टर हेडेक का जो सर दर्द होता है ये इतना ज़्यादा तीव्र होता है कि पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नॉर्मली ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि रात में सो रहे हैं लेकिन अचानक से नींद खुल गई क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। आइए दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, जो पहली गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर क्लस्टर हेडेक का एपिसोड चल रहा है तो उसे रोकने के लिए जो ऑक्सीजन होती है, मतलब 100% जो ऑक्सीजन गैस होती है वो देनी चाहिए लगभग 12 लीटर पर मिनट के रेट पे लगभग 15 मिनट के लिए। प्लस दोस्तों 6 मिलीग्राम सुमाट्रिप्टान का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना चाहिए। दोस्तों, क्लस्टर हेडेक में जो इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जो दर्द हो रहा होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है। दोस्तों, जो भी खून की नलियाँ होती हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, तो आँख के अंदर या आँख के चारों तरफ या सर में दोस्तों ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है कि डायलिटेशन हो जाता है, मतलब कि वो जो खून की नलियाँ हैं ना वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। सपोज़ इतनी पतली है तो और चौड़ी हो गई। इसकी वजह से दोस्तों दर्द पैदा हो जाता है, मतलब सर दर्द इसकी वजह से हो रहा होता है। दोस्तों, खून की नलियाँ डायलेट होने के साथ साथ क्या होता है कि कई जो नर्व्स होती हैं ना उस एरिया में, आँख के अंदर, आँख के चारों तरफ या सर के उस तरफ जहाँ पे दर्द हो रहा है, उन नसों के अंदर भी दोस्तों, नर्व्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि उनमें सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अपने आप में दोस्तों कारण समझे जाते हैं कि इनकी वजह से जो हेडेक की सेंसेशन हो रही होती है, जो दर्द की बहुत ज़्यादा तीव्र सेंसेशन हो रही होती है, वो इस वजह से हो रही होती है। दोस्तों, सुमाट्रिप्टान देने से क्या होता है कि सुमाट्रिप्टान जो भी ये ब्लड वेसल्स हैं इनको वापस अपने पुराने साइज़ में लाती है, मतलब कि जो ये चौड़ी हो गई हैं, ज़्यादा डायलेट हो गई हैं, तो इनको वापस कॉन्स्ट्रिक्ट करके इनकी नॉर्मल साइज़ पे लाती है, तो उससे सिम्टम्स में दोस्तों आराम पड़ता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन में ना कई सारी जगहों पे क्या होता है कि कुछ सीरोटोनिन नाम के केमिकल के रिसेप्टर्स होते हैं। सीरोटोनिन नाम का केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और सीरोटोनिन का दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है हमारी लर्निंग में, हमारी मेमोरी में, हमारी हैप्पीनेस में, या हमारे सोने में, हमारे एपेटाइट में, खाने पीने में, बहुत सारे बॉडी के दोस्तों फंक्शंस में सीरोटोनिन का रोल है। तो सीरोटोनिन कैसे काम करेगा? सीरोटोनिन तभी काम करेगा जब वो ब्रेन में उन रिसेप्टर्स में पहुंच जाएगा, मतलब जो सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं, जब वहाँ पे सीरोटोनिन आएगा तो एक तरह से वो अब एक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जो सुमाट्रिप्टान मेडिसिन मैंने बताया था ना अभी, जो क्लस्टर हेडेक में दी जाती है, सुमाट्रिप्टान भी सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स में जा करके एक्टिव हो जाती है और फिर वो क्या करती है कि जो खून की नसें हैं ना, जो खून की नलियाँ, ब्लड वेसल्स जो कि थोड़ा सा डायलेट हो गई हैं, तो उनके चारों तरफ जो छोटी छोटी सी मांसपेशियाँ होती हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो मांसपेशियाँ कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब कि सिकुड़ें, ताकि जो ब्लड वेसल है जो चौड़ी हो गई थी वो अब नॉर्मल साइज़ किया जाए, जिससे कि दर्द की सेंसेशन अब खत्म हो जाए। दोस्तों, सुमाट्रिप्टान का रोल माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन के सिम्टम्स को दूर करने के लिए भी दोस्तों सुमाट्रिप्टान का
बहुत अच्छा रोल है। तो माइग्रेन में जो हेडेक होता है, जो डिजीनेस होती है, नोजिया का सेंसेशन होता है, या लाइट के लिए या दोस्तों साउंड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है पेशेंट की, तो इन सारे सिम्टम को हटाने के लिए दोस्तों सुमाट्रिप्टान का रोल है। और सुमाट्रिप्टान का रोल क्लस्टर हेडेक में भी हम देख रहे हैं कि क्लस्टर हेडेक में भी सुमाट्रिप्टान का रोल है। क्लस्टर हेडेक का जो अटैक पड़ा हुआ होता है उसे ख़त्म करने के लिए ये पहली गाइडलाइन है दोस्तों, ऑक्सीजन और प्लस सुमाट्रिप्टान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सुमाट्रिप्टान कब कब नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को सुमाट्रिप्टान से एलर्जी है तब तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। प्लस अगर किसी को दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, तब भी सुमाट्रिप्टान का दोस्तों नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्लस दोस्तों अगर किसी को लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लीवर ठीक से नहीं काम कर रहा, वहाँ पे भी सुमाट्रिप्टान दोस्तों नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, कभी हार्ट अटैक आया हुआ हो या एंजाइना हो या हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, अगर हार्ट फेल वाली कंडीशन है दोस्तों, तब भी सुमाट्रिप्टान का रोल उस टाइम नहीं देना होता सुमाट्रिप्टान। दोस्तों अगर किसी को सीजर्स की प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं मिर्गी के दौरे, तब भी दोस्तों सुमाट्रिप्टान नहीं देनी होती। प्लस दोस्तों अगर किसी पेशेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही एर्गोटामिन ली है, वो भी एक मेडिसिन होती है, तब भी फिर सुमाट्रिप्टान दोस्तों उस टाइम पे नहीं दी जाती। दोस्तों अगली गाइडलाइन कहती है कि एक मेडिसिन है वेरापैमिल। ये दोस्तों एटलीस्ट 240 मिलीग्राम, एटलीस्ट 240 मिलीग्राम की डोज, मतलब डेली डोज पे पेशेंट को देनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट के ये क्लस्टर हेडेक आने की संभावना है ये कम हो सके। तो एक तरह से ये प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है कि क्लस्टर हेडेक का अटैक ना पड़े, उसके लिए ये कम से कम 240 mg पर डे की डोज में देनी चाहिए। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि डोज धीरे धीरे से बढ़ाई जाती है, तो लगभग हर 2 हफ्ते में दोस्तों डोज बढ़ानी होती है। इसकी कितनी बढ़ानी होती है? 80 से 120 mg के आसपास डोज बढ़ानी होती है, जिस तरह से भी पेशेंट की अडेप्टेबिलिटी हो रही है। प्लस दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बताया, हर 2 हफ्ते में इसकी हम डोज बढ़ा सकते हैं, लगभग 80 से 120 mg। लेकिन वो डोज बढ़ाने के पहले एक बार ECG करके ज़रूर देखना होता है। अगर ECG नॉर्मल है, कोई फ्रेश चेंजेस नहीं है, तो उसके बाद डोज बढ़ाने के बारे में दोस्तों डिसीजन लिया जा सकता है। डोज दोस्तों कब तक बढ़ाते हैं कि जब तक या तो सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाए, सिम्टम्स अपने आप में कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, या अगर हमने 960 मिलीग्राम की सीलिंग टच कर ली है, मतलब अगर दिन में 960 मिलीग्राम तक हम वेरापामिल दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर नहीं दे सकते। दोस्तों ये चीज़ भी जानना हमें ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम है, मतलब कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट है जिसे हम कहते हैं, तब भी वेरापामिल की डोज दोस्तों कम देनी होती है। दोस्तों वैसे जो वेरापामिल दवाई है ना, ये हार्ट के पेशेंट्स को दी जाती है प्राइमरीली, मतलब हाइपरटेंशन के लिए, बस ज़्यादा कॉमनली दोस्तों दी जाती है कि जिन पेशेंट्स में हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें, या किसी में अगर एंजाइना की प्रॉब्लम है वहाँ पे भी दी जा सकती है। बट इसका दोस्तों रोल माइग्रेन में भी है और इसका रोल क्लस्टर हेडेक में भी है। ये काम किस तरह से करती है दोस्तों कि कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो उन्हें ये ब्लॉक कर देती है, और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने की वजह से इसका एक्शन आता है दोस्तों। तो क्लस्टर हेडेक में क्या हो रहा है कि जो भी हमारा ब्रेन है ना, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, एरिया होता है, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर जो भी कैल्शियम चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक करेगी वेरापामिल, जिसकी वजह से कि फिर ये जो पेन है या जो भी लक्षण सारे क्लस्टर हेडेक के आ रहे हैं, इनमें फ़र्क पड़े। दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिन पेशेंट्स के हार्ट में कमज़ोरी है, मतलब हार्ट ठीक से स्ट्रांगली पंप नहीं करता, जितना स्ट्रांगली नॉर्मल इंसान में पंप करेगा उतना ज़्यादा फोर्स से पंप नहीं करता, या दोस्तों जिन लोगों में हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम है, तो उन लोगों में दोस्तों वेरापामिल को नहीं दिया जाता। दोस्तों अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो पेशेंट्स को नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि पैल्पिटेशंस होना स्टार्ट हो जाएं, या कि अपने एंकल्स वगैरह में स्वेलिंग आ जाए, फ्लशिंग हो सकती है, मतलब कि चेहरा बिल्कुल लाल नज़र आए, या दोस्तों बहुत ज़्यादा थकान रह सकती है। प्लस इसमें क्या हो सकता है कि जो हमारे गम्स होते हैं ना, हमारे मुंह के अंदर जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनमें थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ सकती है, हाइपरट्रोफी हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार गम्स में से ब्लीडिंग भी हो सकती है। दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर वेरापामिल हाई डोज में है तो कुछ एक पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, या हार्ट फेलियर वाली कंडीशन आ सकती है, या ऐसा हो सकता है कि हार्ट बीट करना ही बंद कर दे। दोस्तों वेरापामिल देने के पहले डॉक्टर्स बहुत ठीक से मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि वेरापामिल दवाई जो है दोस्तों ये कई सारी दवाओं के साथ में रिएक्शन करती है। तो फिर ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवा आप ले रहे हैं जिससे कि इसका रिएक्शन जो है वो गलत हो सकता है, तो फिर आपको ये दवा नहीं प्रिस्क्राइब की जा सकती दोस्तों में ये भी ध्यान रखना है कि जो ग्रेप जूस होता है, अंगूर, उसका भी सेवन नहीं करना होता जिस टाइम पे वेरापामिल दवाई दी जा रही है। दोस्तों अगली गाइडलाइन है स्टीरॉयड्स के बारे में कि प्रेडनिजोन या तो 100 mg ओरली, या दोस्तों 500 mg IV अप टू 5 डेज़। ये भी दोस्तों रिकमेंडेड है क्लस्टर हेडेक का जो सिम्टम है उसको रोकने के लिए, क्लस्टर हेडेक को उस टाइम के लिए मैनेज करने के लिए। दोस्तों अगली गाइडलाइन कहती है कि जो एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक होता है उसके मैनेजमेंट के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दोस्तों लिथियम, टोपिरामेट या गैलकेनजुमैब, इन दवाओं को दोस्तों यूज़ किया जा सकता है।
दोस्तों लिथियम एक तरह का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट्स को लगभग 600 mg से लेकर लगभग 1200 mg डेली लिथियम की डोज पर रखा जाता है दोस्तों। और इसमें यह हमें ध्यान रखना होता है कि किडनी और थायराइड ग्लैंड ये ठीक ठाक काम कर रही हैं। जिन पेशेंट्स में किडनी या थायराइड ग्लैंड की दोस्तों प्रॉब्लम होती है वहाँ पर फिर नहीं दी जाती। और जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उसके पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद शुरू में हर महीने, फिर उसके बाद में दोस्तों हर 3 महीने में एक बार चेक करके देख लेते हैं कि किडनी और थायराइड के फंक्शंस ठीक चल रहे हैं। दोस्तों लिथियम अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग दवाई होती है और इसका दोस्तों ब्लड में लेवल भी चेक करके कई बार देखा जाता है कि इसका जो लेवल है दोस्तों वो रेंज के अंदर ही है, कहीं रेंज से ज़्यादा आगे तो नहीं चला गया। दोस्तों जब भी कभी लिथियम की डोज बढ़ाई जाती है तो उसके 1 हफ्ते के बाद फिर एक बार इसका ब्लड में लेवल ज़रूर करके देख लिया जाता है। इसकी दोस्तों डोज लगभग हर 2 हफ्ते में बढ़ाई जा सकती है, ऑलमोस्ट 50 से 100 mg के आसपास। दोस्तों लिथियम की डोज तब तक बढ़ाई जाती है जब तक कि क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट ना आ जाए ठीक ठाक, या फिर दोस्तों अगर जो ब्लड में एक रेंज होती है लिथियम की, अगर उस रेंज को टच कर गई है उसकी अपर बाउंड्री को, तब फिर उसके बाद आगे डोज नहीं बढ़ा सकते। वो रेंज दोस्तों 0.8 से 1 मिलीमोल पर लीटर होती है। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की बात करूँ लिथियम के तो नौजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हाथों में ट्रेमर्स आना या कंपन आना स्टार्ट हो जाए। कई बार दोस्तों वॉशरूम जाना पड़ सकता है, मतलब यूरिन बार बार हो, ऐसी चीज़ आ सकती है। बहुत ज़्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाए, ऐसी चीज़ दोस्तों हो सकती है। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाए या शरीर में ऐसा लगे कि सूजन आ रही है। दोस्तों लिथियम जो मैंने पहले भी कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है और अगर इसकी ओवरडोज हो गई है दोस्तों तो कई बार कुछ एक थोड़े से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर लिथियम की ओवरडोज़ हो गई है तो ऐसा हो सकता है कि विज़न ब्लर्ड हो जाए, मतलब धुंधला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाए। साथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स या डायरिया लग जाएँ और पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउज़ी हो जाएँ, बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाएँ, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, मतलब कि आवाज़ ठीक से नहीं बाहर समझ में आ रही, ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है। और दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस ओवरडोज़ हो गई है, मतलब अगर जो ब्लड में लेवल है वो अगर 2 मिलीमोल पर लीटर से ऊपर चला गया है, तब तो फिर ऐसा हो सकता है कि फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएँ या पेशेंट को बिल्कुल साइकोसिस हो जाए, मतलब पेशेंट बिल्कुल गफलत में आ जाए, एकदम ही आपे से बाहर हो चुके हों, या दोस्तों पेशेंट फेंट हो जाए। ये सब चीज़ें दोस्तों हो सकती हैं। बड़ा इमरजेंसी मैनेजमेंट इस चीज़ का चाहिए होता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करते हैं लिथियम का तो फिर एक तो थायराइड की प्रॉब्लम हो ही सकती है कि थायराइड जो है वो काम करना कम स्टार्ट कर दे, मतलब कि अंडर एक्टिव थायराइड हो जाए। या दोस्तों एक चीज़ और भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम लिथियम लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें मन में रखना है कि ये प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है, उसका नाम है टोपिरामेड। तो टोपिरामेड का यूज़ वैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स में दोस्तों होता है और साथ साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो, मतलब माइग्रेन को प्रिवेंट करने में भी इसका रोल है। साथ साथ दोस्तों टोपिरामेड का रोल एज अ मूड स्टेबलाइज़र भी होता है कई अलग अलग किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दोस्तों इसको यूज़ करते हैं। अल्कोहल की डिपेंडेंस जिन मरीजों को होती है वहाँ पे भी टोपिरामेड का दोस्तों रोल है। और दोस्तों कुछ एक पेशेंट्स को एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं, मतलब कि कंपन आने की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी दोस्तों टोपिरामेड का रोल देखा गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोपिरामेड क्लस्टर हेडेक में भी दोस्तों इस्तेमाल की जा सकती है। टोपिरामेड की दोस्तों डोज़ नॉर्मली 25 से 50 mg से स्टार्ट करते हैं और हर हफ्ते इसकी डोज़ लगभग इतनी बढ़ाते हैं 25 mg के आसपास, तब तक कि जब तक या तो सिम्टम्स में कंट्रोल ना आ जाए या फिर अपर सीलिंग ना टच कर लें हम डोज़ की, मतलब लगभग 200 mg से ऊपर फिर इसकी डोज़ नहीं दी जाती। दोस्तों अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट्स को ब्लड विज़न हो सकता है, मतलब कि धुंधला दिखना स्टार्ट हो सकता है। एज अ साइड इफ़ेक्ट ही है ये इसका टोपिरामेड का। प्लस दोस्तों कई बार पेशेंट्स को टिंगलिंग हो सकती है, मतलब यहाँ सुई चुभने वाली सेंसेशन हो सकती है या फिर दोस्तों बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। प्लस दोस्तों कई बार क्या होता है पेशेंट्स अंदर से बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल सैड महसूस करना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल अंदर से खाली महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो भी उनकी शारीरिक गतिविधियाँ हैं, जो उनकी मानसिक गतिविधियाँ भी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्लोनेस आ जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा धीमे गति से होने लगें। तो पेशेंट ऐसे दिखाई पड़ता है, समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, सोच भी उसी तरह से बहुत स्लोनेस में रहे हैं। दोस्तों किसी किसी पेशेंट के साथ में ऐसा होता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, वॉयलेंस थोड़ा आ जाता है व्यवहार में। दोस्तों कन्फ्यूज़न भी हो सकता है और मेमोरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मतलब इन जनरल एक क्लमज़ीनेस भी आ सकती है कि अपना जो भी चलना फिरना काम वाम करना है उसमें एक थोड़ा-सा ये लगे कि नहीं कुछ मतलब कुछ डिफरेंट है, परफेक्शन नहीं है, कुछ ऐसा है कि जो चीज़ आँखों में खटक सी रही है। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है गैलकेनज़ुमैब। ये दोस्तों एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं? दोस्तों लैबोरेटरी में बना हुआ एक प्रोटीन होता है जो कि किसी बॉडी में किसी खास केमिकल को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो दवाई है गैलकेनज़ुमैब, ये किस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ में आती है, मतलब हमारी बॉडी में दोस्तों एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये क्या करता है दोस्तों, ये ब्लड वेसल्स को वही चौड़ा करता है, डायलेट करता है।
तो ये जो दवाई है दोस्तों, ये उसको केमिकल को न्यूट्रलाइज करती है, जिससे कि ब्लड वेसल्स डायलेट ना हो, नॉर्मल अवस्था में रहें, जिससे कि जो भी सर दर्द वगैरह है वो कंट्रोल में आ जाए, ना हो। दोस्तों ये जो गैलकेनजुमैब है, ये इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, मंथली दी जाती है, मतलब मंथ में एक बार, लगभग 300 mg की डोज होती है इसकी दोस्तों। तो इसका रोल क्लस्टर हेडेक को प्रिवेंट करने में भी है दोस्तों, और अगर क्लस्टर पीरियड स्टार्ट हो गया है, क्लस्टर पीरियड का मतलब हो गया दोस्तों वो पीरियड जबकि फिर क्लस्टर हेडेक के अटैक रोज़ ही पड़ते हैं, तब भी दोस्तों इसे दिया जाता है। क्लस्टर पीरियड अगर स्टार्ट हुआ है तब सपोज एक बार इसको दे देंगे, हर मंथ रिपीट करेंगे जब तक कि फिर क्लस्टर हेडेक खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों अगली गाइडलाइन है जो लास्ट गाइडलाइन है, मतलब 5वीं गाइडलाइन है यूरोपियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में क्लस्टर हेडेक के क्लिनिकल प्रैक्टिस की। ठीक है दोस्तों, ये जो लास्ट गाइडलाइन है इसमें कहा जाता है कि जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, इसे ब्लॉक करने से भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो मतलब गाइडलाइन कह रही है कि जो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है उसे ब्लॉक करने से क्लस्टर हेडेक के सिम्टम्स में फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ भी प्रैक्टिस में लाई जा सकती है। दोस्तों कई तरह की कंडीशन होती हैं जिनमें कि ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व को ब्लॉक करने की ज़रूरत आ जाती है, जैसे कि ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया होता है, जिसमें कि पीछे की तरफ बहुत दर्द होता है, या सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, या माइग्रेन्स होते हैं, या दोस्तों क्लस्टर हेडेक जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें भी। तो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व एक नस ही हुई, और इसको ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, साथ में दोस्तों स्टेरॉइड भी हो सकता है। तो इंजेक्शन लगाने से क्या होगा कि फिर ये वाली नस दोस्तों ब्लॉक हो जाएगी, जिससे कि हमें जो भी पेन वेन के सेंसेशन थे उन सब में आराम पड़ जाएगा। दोस्तों पहले तो ब्लॉक करने के लिए मतलब वैसे ही देखते थे कि हाँ किस जगह पर ये नस होती है, और उसके हिसाब से इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट किया है तो अब अल्ट्रासाउंड की मदद से एग्जैक्ट लोकलाइजेशन कर लिया जाता है, एग्जैक्टली विजुलाइज कर लेते हैं कि ये इस जगह पर नस है तो इस जगह पर इंजेक्शन लगाना चाहिए। उससे क्या है, तो दोस्तों सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ जाता है, और प्लस इंजेक्शन भी दोस्तों ठीक जगह पे लगता है, तो मतलब ब्लॉक भी परफेक्ट आता है, तो हम जो भी एक क्लिनिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, उस जगह पे पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे गाइडलाइंस की बात करी कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो क्लस्टर हेडेक के मैनेजमेंट में कही गई हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दिया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। दोस्तों ये गाइडलाइंस बनाई जाती है नॉर्मली, बहुत सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं, जो मॉडर्न साइंस में रिसर्च हो रही होती है, जो भी सब डेटा वहाँ से आता है, तो उस चीज़ को दोस्तों वैलिडेशन के बाद फिर नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें आगे प्रैक्टिस में लानी चाहिए, और इनसे पेशेंट्स को दोस्तों फ़ायदा होता है। वैसे दोस्तों अगर हम क्लस्टर हेडेक के ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारी अलग अलग तरह की दोस्तों मेडिसिन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन गाइडलाइंस में नहीं भी हैं, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल गाबापेंटिन हो गई, बैक्लोफेन हो गई, पिजोटिफेन हो गई, लेवेटिरासेटाम हो गई, एर्गोटामिन हो गई दोस्तों, मिथाइलसर्जाइड हो गई, या इंट्रानेजल कैप्सिकेन हो गए, मेलाटोनिन हो गया, वैल्प्रोइट हो गया दोस्तों, लिडोकिन हो गया। तो दोस्तों क्या है कि ये सब जो मेडिसिन के नाम मैंने बताए ना, ये नॉर्मली क्या होता है कि इनको बहुत सारी छोटी छोटी स्टडीज़ में स्टडी किया गया होता है, जो स्टडीज़ जो है वो छोटे साइज़ की होती हैं, तो इसलिए अभी इनकी वैलिडिटी उस तरह से नहीं होती कि हाँ इनको दिया जा सकता है। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं क्लस्टर हेडेक के जो कि रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं, मतलब कि अब उसमें किसी भी मेडिसिन से जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से हैं तो आराम ही नहीं पड़ रहा। तो फिर दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर्स फिर जो ये सारी मेडिसिन हैं इनमें से भी कोई मेडिसिन ट्राई करते हैं कि शायद पेशेंट को आराम पड़ जाए। दोस्तों ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लगभग 10 से 20% पेशेंट्स जो क्लस्टर हेडेक के होते हैं उनमें जो भी मेन मेडिसिन होती है ना वो काम नहीं करती, मतलब वो रिफ्रैक्टरी केस हो जाते हैं। तो फिर उनमें जो भी मेडिसिन मैंने ये बताई अभी लास्ट में, इनमें से कोई भी मेडिसिन डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। हालांकि गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि इनमें क्लस्टर हेडेक में ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, बट पेशेंट का प्रोफाइल देख करके कि पेशेंट को मेडिसिन से कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, वो सब चीज़ों को दोस्तों मन में रखने के बाद डॉक्टर्स फिर ट्रायल लेते हैं कि शायद कुछ फ़र्क पड़े। तो दोस्तों अगर आपको क्लस्टर हेडेक की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को है, तो फिर आपको दोस्तों जागरूक रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन के ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास में, तभी आप अपने डॉक्टर से दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मल बात कर सकते हैं, थोड़ा सा उनसे जो भी आपके मन में डाउट आएंगे ना आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भी दोस्तों एक बात आपको मैं बताता हूँ, जब पता होता है ना कि पेशेंट को नॉलेज है, पेशेंट क्यूरियस है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, और पेशेंट पूरी तरह से कोऑपरेट भी कर रहा है, तब दोस्तों डॉक्टर्स भी ज़्यादातर डॉक्टर्स तब फिर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं पेशेंट को, और सेटिस्फाई करके चलने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो आपको वैसे भी अपनी बीमारी के बारे में एजुकेशन हमेशा होनी चाहिए। आपको डॉक्टर्स कौन सी दवा दे रहे हैं, किस प्लान से दे रहे हैं, किस डोज से दे रहे हैं, आपको किन किन साइड इफ़ेक्ट्स का ध्यान रखना है, ये सब बातें दोस्तों नॉर्मल हैं और पता भी होनी चाहिए।